हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर हार्दिक स्वागत है बच्चों। इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण, और व्याकरण की शुरुआत हम करने वाले हैं वाक्य से। तो बच्चों, वाक्य हमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से आते हैं 3 से लेकर 4 नंबर, और आगामी कक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी भी स्तर पर जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप भाषा का प्रयोग करेंगे, और भाषा का प्रयोग हम करते हैं वाक्यों के द्वारा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वाक्यों के अंदर। तो सबसे पहले हम वाक्य का परिचय प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, यानी कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कितने हैं। आगे हम जानेंगे वाक्यों का रूपांतरण। तो बच्चा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वाक्य वास्तव में होते क्या हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वाक्य की परिभाषा क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए सोचिए और जल्दी बताइए कि आप क्या बताने वाले हैं। तो आइए बच्चों, मैं ही आपको बताता हूं कि वाक्य होते क्या हैं। मूलतः वाक्य शब्दों के सुव्यवस्थित एवं सार्थक समूह को कहते हैं। अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, शब्द हो, अब भाई शब्द कैसे बनते हैं? तो शब्द बनते हैं वर्ण से, और वर्ण कैसे बनते हैं? वर्ण बनते हैं ध्वनि से। तो बच्चों एक चीज समझ लीजिए, जब हम ध्वनियों को लिखते हैं उनको हम कहते हैं वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य। तो इस तरीके से वाक्य अस्तित्व में आते हैं। और परिभाषा में क्या कहा गया है? परिभाषा में कहा गया है कि सुव्यवस्थित और सार्थक समूह होना चाहिए, तभी हम उन्हें वाक्य कह सकते हैं। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, एक उदाहरण है, राम पढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, हम इसका अर्थ कैसे निकाल पा रहे हैं? बिल्कुल आसान तरीके से हम बताते हैं कि इसका अर्थ हम इसलिए निकाल पा रहे हैं क्योंकि हम इसको सही क्रम में पढ़ पा रहे हैं। राम पढ़ रहा है, तो पहले कर्ता है, फिर क्रिया है, फिर कर्म है। तो इस तरीके से हम इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वाक्य कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। बेटा ये तो था परिभाषा। अब समझते हैं कि वाक्य के अंग कितने हैं। तो वाक्य के बेटा 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं। पहला जो अंग है वो है उद्देश्य, और दूसरा है विधेय। अब जरा इस चीज को समझ लीजिए, जिसके बारे में वाक्य में बतलाया जाता है उसे कहते हैं उद्देश्य। जैसे एक हमने उदाहरण पढ़ा था पहले, राम पढ़ रहा है। तो देखिए, इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? इस वाक्य में बताया जा रहा है राम के बारे में। तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया? राम। अब भाई विधेय क्या होता है? तो विधेय को समझ लेते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह सब विधेय कहलाता है। जैसे राम हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि राम पढ़ रहा है, तो हमारा विधेय क्या हुआ? कि राम पढ़ रहा है। इस तरीके से बेटा हमने वाक्य के अंगों को समझा। अब आइए समझते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो बेटा रचना के आधार पर मूलतः वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सरल वाक्य को। वह वाक्य जिसमें एक कर्ता एवं एक ही क्रिया हो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम ने किताबें बेची, नंदिनी ने गीता पढ़ ली। तो बच्चा देखो, यहाँ एक ही कर्ता है। कर्ता कौन है? राम। और वो क्या कर रहा है? क्रिया कौन सी है यहाँ? बेचना या खरीदना। तो ये हुआ हमारा एक कर्ता और एक क्रिया से बना सरल वाक्य। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे में भी कर्ता कौन है? नंदिनी, और क्रिया कौन सी है? पढ़ ली, यानी कि उसने गीता को पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से बेटा सरल वाक्य होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में कि संयुक्त वाक्य किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जिस वाक्य में 2 सरल वाक्यों या उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्ययों, अब अव्यय भी कौन कौन से बेटा? तो देख लीजिए, और, तथा, किंतु, इसलिए, परंतु, मगर, वरन, लेकिन, अथवा द्वारा जोड़ा जाता है, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो देखिए, संयुक्त वाक्य बेटा 2 वाक्यों को जोड़कर बनाए जाते हैं। अब कौन से 2 वाक्य? तो या तो वो सरल वाक्य हो सकते हैं या फिर 2 उपवाक्य भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, शिवांगी बाजार गई और गोलू घर आया। तो देखिए, शिवांगी बाजार गई एक स्वतंत्र अर्थ देता है, और दूसरा गोलू घर आ गया
ये भी स्वतंत्र अर्थ देता है, यानी कि दो उपवाक्य अलग अलग हैं या दो वाक्य अलग अलग हैं और इन्हें जोड़ा किसके माध्यम से गया है, और के माध्यम से। तो समुच्चय बोधक अवयव कौन सा हो गया, और। अब देखिए अगला उदाहरण कैसा है, सच बोलना चाहिए परंतु कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए, यानी कि सच तो बोलो पर ऐसा सच मत बोलो जो कड़वा हो। अब यहाँ देखो काम की बात क्या है, यहाँ भी संयुक्त वाक्य है, ठीक है। आगे अगला उदाहरण देखते हैं बच्चा, शिखा नाराज है इसलिए वह बात नहीं कर रही। तो बच्चा अगला उदाहरण देखो क्या है, उसने बहुत मेहनत की मगर वह असफल रहा। अब पूरे जितना हमने उदाहरण पढ़ लिए, हर उदाहरण में एक विशेषता क्या है कि दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि दो वाक्यों को हम जब जोड़ देते हैं और मगर अगर इन सब शब्दों के माध्यम से जोड़ देते हैं तो वहां होता है संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से बच्चों हमने संयुक्त, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है। अब देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, इसका एक पहचान भी यहीं की यहीं दी गई है। मिश्र वाक्य जैसे जब, तब, जहां, तहां, या तो, इस प्रकार आदि के द्वारा आपस में जुड़ा या जुड़े होते हैं। अब देख लीजिए बच्चों, मिश्र वाक्य में होता क्या है कि एक वाक्य होगा आपका प्रधान या एक उपवाक्य होगा प्रधान उपवाक्य और उसके साथ एक आश्रित उपवाक्य होता है, यानी कि एक बात कही जाती है और उसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे ही मैं आया वैसे ही वह चला गया। अब देखिए यहां जैसे ही मैं आया तो ये कौन सा हो गया, हमारा हो गया प्रधान वाक्य या प्रधान उपवाक्य, और वैसे ही वह चला गया। तो देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि मेरा आना और उसका चला जाना, यानी जैसे ही मैं आ रहा हूं वैसे ही वो चला जा रहा है। तो बेटा ये कंडीशन को डिपेंड करता हुआ एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब देखिए आगे देखिए, उसने वह कार खरीदी जो उसे पसंद थी। अब यहाँ भी वही बात है कि उसने कौन सी कार खरीदी है, वह जो उसे पसंद थी। यहाँ एक बेटा एक चीज समझ लो कि मिश्र वाक्य में जो जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है या जिन दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देख लीजिए, उसने वह कार खरीदी, अब वह मतलब कौन सी कार खरीदी, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा अगर इसको स्वतंत्र कर दिया जाए। जो उसे पसंद थी, और अगर दूसरे वाक्य को भी अलग कर दिया जाए तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा कि जो उसे पसंद थी तो मतलब क्या पसंद थी बताओ। तो इसीलिए इन दोनों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, दोनों को संयोग करके एक अर्थ निकाला जाता है। अगला उदाहरण है बच्चा, जो मेहनत करेगा वह सफल भी होगा। और अगला उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों देखो, मिश्र वाक्य में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो वाक्य होते हैं वो किसी न किसी कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, पहली चीज, और ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमने मिश्र वाक्य को तो समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि ये आश्रित वाक्य क्या होते हैं और आश्रित वाक्य के प्रकार क्या हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं आश्रित वाक्य के प्रकार। आश्रित वाक्य मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से तीन प्रकार के हैं तो बेटा देख लेते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इनको हम बेटा सविस्तार समझते हैं कि भाई संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं, किस तरीके से काम में आते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो संज्ञा की तरह व्यवहार करते हैं। तो कैसे, जैसे देखो, मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। आगे देखो, उसने कहा कि मैं ही जीतूंगा, मैं नहीं जानता कि वह कौन है। तो यहाँ देख लो बेटा, जो की है ना वो है संज्ञा उपवाक्य। क्यों? क्योंकि वो संज्ञा की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये केवल एक वाक्य में कंडीशन नहीं है, तीनों वाक्य में कंडीशन है, इसलिए इसको कहते हैं संज्ञा उपवाक्य। हमारा अगला जो उपवाक्य है वह है विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाएं, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, मेरे पास एक ऐसी कार है। भाई कैसी कार है तुम्हारे पास, तो उस कार की विशेषता कौन बता रहा है, अगला उपवाक्य, जो बहुत तेज चलती है। मतलब कार कैसी है, जो बहुत तेज चलती है। तो हमारा जो
उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य, वो हुआ ये जो बहुत तेज चलती है। और बहुत तेज चलना किसकी विशेषता है? कार की। तो देखिए कार यहाँ संज्ञा है और जिसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला उपवाक्य, यानी कि जो अंतिम उपवाक्य है। इसी प्रकार से अगले वाक्य में देखिए, वह खिलाड़ी जो सबसे तेज दौड़ रहा था जीत गया। तो देखिए कौन सा खिलाड़ी? वह खिलाड़ी कौन सा? जो सबसे तेज दौड़ रहा था। तो इस तरीके से यहां भी संज्ञा उपवाक्य उपलब्ध है। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे क्रिया विशेषण उपवाक्य की ओर। तो वे उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये उपवाक्य क्रिया का समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिणाम आदि बताते हैं। तो देखो बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य के बाद हमने पढ़ा था विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा उपवाक्य क्या था? वो जो संज्ञा शब्द की जो संज्ञा शब्द की भांति प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि वे उपवाक्य जो संज्ञा की तरह व्यवहार करते हैं। फिर हमने दूसरा पढ़ा था विशेषण की उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य वो उपवाक्य थे जो विशेषण की तरह, यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे थे। और सबसे अंत में आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य का अर्थ यह है कि ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझ लेते हैं। जब वर्षा रुक जाए तब जाना। तो अब देखिए, जब मतलब कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि जब वर्षा रुक जाए, यानी कि वर्षा रुक जाए, पानी गिरना बंद हो जाए। तो ये समय को इंडिकेट कर रहा था। अब देखिए अगला क्या है? जहां धर्म होता है वहां सुख स्वयं दौड़ा आता है। तो एक बात देखिए, जहां मतलब जहां का सेंस क्या निकलता है? जहां का सेंस निकलता है स्थान। तो देखिए पहला वाक्य क्या बता रहा था? समय, ठीक है। फिर अगला वाक्य क्या बता रहा था? स्थान। मुझे पेन दो ताकि मैं लिख सकूं। तो इस प्रकार से हमने क्या समझ लिया बच्चा? हमने समझे क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं वाक्य रूपांतरण पर, समझते हैं कि वाक्य रूपांतरण क्या कहलाता है। देखिए वाक्य रूपांतरण बेटा मूलतः 3 प्रकार से हम सीखने वाले हैं, पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वाक्य रूपांतरण क्या कहलाता है। वाक्य रूपांतरण का अर्थ होता है एक वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में परिवर्तित करना, यानी कि वाक्य का रूप बदल देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे एक सरल वाक्य है, उसे हमने परिवर्तित कर दिया संयुक्त वाक्य में, फिर अगली बार हमने एक संयुक्त वाक्य को परिवर्तित कर दिया सरल वाक्य में। तो इस तरीके से हमने वाक्यों का परिवर्तन करेंगे और हम इस तरीके से वाक्यों का परिवर्तन सीखेंगे। तो हम इसको मूलतः 3 तरीके से सीखने वाले हैं। पहला तरीका है सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्यों में रूपांतरण। अगला जो हम सीखेंगे वो है संयुक्त वाक्यों का सरल एवं मिश्रित वाक्यों में रूपांतरण। और सबसे अंत में हम सीखेंगे मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों एवं संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। तो बेटा सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य में रूपांतरण। देखो हमारा सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें एक कर्ता हो एक क्रिया हो। तो देखो सरल वाक्य में क्या दिया है हमें? राम खाना खाकर सो गया। अब इसका हमें परिवर्तन करना है किसमें? संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? वही जो एक या दो वाक्य या एक उपवाक्य और वाक्य आपस में जुड़े हों। और कैसे जुड़े हों? और के माध्यम से। तो देखिए राम ने खाना खाया और सो गया। तो देखिए यहाँ एक कर्ता एक क्रिया था, एक सीधा सीधा सरल वाक्य था। हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया? राम ने खाना खाया और सो गया। अब इसी वाक्य का मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? तो देखिए मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं? कंडीशन लगा दी, जैसे ही राम ने खाया वैसे ही वह सो गया। तो इस तरीके से बेटा हमने सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना सीखा। एक चीज और है बच्चा, देखिए प्रैक्टिस शीट तो आपको मिलेगी ही। अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो इसी वाक्य को पलट कर भी देख सकते हैं। देखिए जैसे हमने सरल से मिश्र बनाया और संयुक्त वाक्य बनाए, और इसी वाक्य को आप वापस सरल बनाकर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर कर, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। सरल वाक्य देखिए क्या है? वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। अब संयुक्त वाक्य क्या होगा? वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। तो देखिए सेम तरीका बेटा वही रहेगा कि जब भी संयुक्त बनाना है तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ना है,
और दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिंपल, पहले ही हम सीख लिए थे कि भैया और लगा दीजिए, मगर लगा दीजिए, इस तरीके से हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे सरल वाक्य से। तो जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, सरल वाक्य है हमारे पास, गमला नीचे गिरकर टूट गया। बिल्कुल सरल वाक्य, क्यों? क्योंकि एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। अब देखिए संयुक्त कैसे बनाएंगे, गमला नीचे गिरा और टूट गया। फिर इसका मिश्र वाक्य कैसे बनता है? तो मिश्र वाक्य भैया बिल्कुल सरल है, जैसे ही गमला नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। तो इस प्रकार से बेटा हमने सरल वाक्य से संयुक्त एवं मिश्र वाक्य बनाना सीख लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतरण। अब देखिए, पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम वाक्य में और लगा रहे थे, और इस वाले वाक्य में हम क्या करेंगे कि यहाँ से और हम हटा देंगे। तो देखिए, पहला हमारा जो वाक्य है वो किस प्रकार से है, राम ने खाना खाया और सो गया। अब देखिए सरल वाक्य कैसे बनाएंगे कि और हटा दिया बस, और पूरा का पूरा वाक्य जो कहते हो, राम खाना खाकर सो गया। बेटा देखो, यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप वाक्य परिवर्तन करें, वाक्य का रूपांतरण करें, तो कभी भी वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सारी चीज़ें बदलें वो बात समझ में आता है। देखिए हमने क्या किया, एक वाक्य को, सरल वाक्य था, उसको हमने सबसे पहले बदला संयुक्त वाक्य में, फिर संयुक्त वाक्य से उसी को हमने बदला सरल वाक्य में। तो राम ने खाना खाया और सो गया, और फिर हमने सरल वाक्य में बदला तो क्या लिखा, राम खाना खाकर सो गया। पर यहाँ हमने अर्थ से कोई छेड़छाड़ नहीं की, अर्थ वही है जो एक संयुक्त वाक्य का था, और फिर उसी वाक्य को सरल वाक्य में बदल दिया तो उसका अर्थ भी समान है। इस बात को बच्चों ध्यान रखिएगा कि वाक्य परिवर्तन में कभी भी अर्थ नहीं बदलता है। आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण इस प्रकार से है, संयुक्त वाक्य, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। अब देखिए इसका सरल वाक्य कैसे बनेगा, वर्षा होने पर मोर नाचने लगे। बस छोटा सा काम किया हमने कि हमने और हटा दिया, ठीक है, इतना छोटा सा काम करना है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, संयुक्त वाक्य, गमला नीचे गिरा और टूट गया। अब देखिए भैया, गमला नीचे तो गिर गया और टूट गया। अब इसी बात को बोलना है बिल्कुल सरल वाक्य में, तो देखिए कैसे बोलेंगे, गमला नीचे गिरकर टूट गया। आइए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे। देखिए संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण हमने सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। देखिए संयुक्त वाक्य कौन होते हैं, वही जो दो सरल वाक्यों से मिलकर बने हों या दो उपवाक्यों से मिलकर बने हों, जिनके बीच समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग किया गया हो। देखिए, वह घर गया और उसने नहाया, तो ये कौन सा वाक्य था, ये था संयुक्त वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं, मिश्र वाक्य बनाते हैं। वह घर गया क्योंकि उसे नहाना था। हमने क्या किया है बच्चा, हमने एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ कंडीशन के साथ जोड़ दिया है, बस और कुछ नहीं किया है, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, मिश्र वाक्य। देखिए कैसे, वह घर गया, भाई क्यों घर गया था, क्योंकि उसे नहाना था। तो इस प्रकार से हमने अपना एक जो वाक्य था उसका रूपांतरण कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर, मोनू स्टेशन गया और टिकट ले आया। अब देखिए मोनू स्टेशन गया और टिकट ले आया, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इसको अगर बदलना है मिश्र वाक्य में तो क्या करना होगा, कंडीशन लगानी होगी, एक मुख्य वाक्य होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा, या एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। तो देखिए जब मोनू गया तब टिकट लाया, क्या किया मोनू ने, मोनू जब गया था तब टिकट लेकर आया है, वरना टिकट नहीं आता। तो इस तरीके से हमने इसको भी सीख लिया बच्चों। बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला वाक्य देखते हैं। संयुक्त वाक्य इस प्रकार है, परीक्षा पूर्ण हुई और हम घूमने चले गए। उत्तर है क्या भाई, हमने संयुक्त को बनाना था मिश्र। अब मिश्र वाक्य में क्या बनाया हमने, जैसे ही परीक्षा पूर्ण हुई हम घूमने चले गए। पहले क्या था कि परीक्षा पूर्ण हुई और हम घूमने चले गए, फिर हमने उसको कंडीशन में बदल दिया कि जैसे ही
मतलब जब परीक्षा पूर्ण हुई तब हम घूमने गए। तो यहाँ एक उपवाक्य जैसे ही परीक्षा पूर्ण हुई आश्रित है किस पर, हम घूमने चले गए, इस पर आश्रित है। तो बच्चों ये भी हमने समझ लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतरण किस प्रकार से होता है। अब देखिए पहला मिश्र वाक्य क्या है, जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। इसका सरल वाक्य में रूपांतरण कैसे होगा, जिनकी को हटा दीजिए और उन्हें हटा दीजिए, बस अर्थ ना बदले, बाकी तो वाक्य सेम बन ही जाएगा। तो देखिए आय कम है तो कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आया है, बाकी तो वाक्य हमने रूपांतरण कर ही लिया है। तो देखिए अब बढ़ते बेटा अगले उदाहरण की ओर। मिश्र वाक्य है हमारा, वह लड़का कहाँ गया जो लाल शर्ट पहने था। अब इसका सरल वाक्य देखिए बच्चों, लाल शर्ट वाला लड़का कहाँ गया, हमने इसमें से क्या क्या हटा दिया भाई, कर्ता बदल दिया, ठीक है, और एक फॉर्मेशन दिया। यहाँ क्या था, यहाँ दो चीज़ों पर डिपेंडेंसी थी, यानी कि एक था प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य, पर यहाँ एक ही वाक्य, एक कर्ता है एक क्रिया है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखिए मिश्र वाक्य है हमारे पास, माँ ने निहारिका से कहा कि खाना खा ले, और उसका सरल वाक्य क्या है, देखिए माँ ने निहारिका से खाना खाने के लिए कहा, या माँ निहारिका से खाना खाने के लिए कह रही थी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखने वाले हैं मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। तो देखिए मिश्र वाक्य क्या दिया है, चोरों ने जैसे ही मार खाई, या चोर ने जैसे ही मार खाई वैसे ही चकराकर गिर पड़ा। संयुक्त वाक्य क्या होगा बच्चा, तो देखिए चोर ने मार खाई और चकराकर गिर पड़ा। अब अगले वाक्य की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला वाक्य क्या है, जब तेज गर्मी होती है तब कुआं सूख जाता है। देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक उपवाक्य या वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। हाँ ऐसा हो सकता है कि आश्रित उपवाक्य पहले हो और मुख्य वाक्य बाद में हो, पर होता यही है कि एक उपवाक्य या वाक्य दूसरे पर आश्रित होगा, तो उसी आश्रय उपवाक्य को हमें एक सीक्वेंस में लाना है, मतलब दोनों के स्वतंत्र अर्थ निकलना चाहिए, तो संयुक्त उपवाक्य बन जाता है। देखिए जैसे इसमें ही है, जब तेज गर्मी होती है तब कुआं सूख जाता है, तो ये क्या था, मिश्र वाक्य। अब इसको संयुक्त में कैसे बदला, तो देखिए तेज गर्मी पड़ी और कुआं सूख गया, तो यहाँ इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य, दिशा इसलिए स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, तो देखिए बिल्कुल सरल है, दिशा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आई। तो बच्चों इस प्रकार से हमने वाक्यों का रूपांतरण सीखा, मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में रूपांतरित करना सीखा। इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। तो आइए शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ हम समझते हैं कि सेशन में हम वाच्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वाच्य का परिचय प्राप्त करेंगे कि वास्तव में वाच्य होते क्या हैं, फिर हम जानेंगे वाच्य के प्रकार को, और सबसे अंत में हम जानेंगे कि वाच्य का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है, यानी कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। परीक्षा के लिहाज से यहाँ से बेटा 3 प्रश्न तो कम से कम देखने को मिलते ही हैं, और ये 3 प्रश्न हमें देते हैं सीधे सीधे 3 नंबर। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से सीखिए, समझिए और परीक्षा में अपने नंबर सिक्योर कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य होता क्या है। तो परिभाषा के अनुसार क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है उसे वाच्य कहते हैं। अब देखो इस चीज को सरलता से समझो, एक वाक्य है और उस वाक्य में कर्ता प्रधान है, यानी कि कर्ता मुख्य है या क्रिया मुख्य है या भाव मुख्य है, इस बात का हमें जिस तरीके से ज्ञान होता है वही कहलाता है वाच्य। अब इस चीज को उदाहरण से देख लेते हैं। तो देखिए मोहन खेल रहा है, क्या कर रहा है, मोहन खेल रहा है। कौन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। तो मुख्य
कर्ता, यानी कि मुख्य कौन हुआ? कर्ता, और इसमें कर्ता कौन है? मोहन। दूसरा वाक्य देखिए, आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम। तो आम क्या हो गया? प्रधान, यानी कि कर्म प्रधान हो गया यहाँ। अब देखिए सबसे अंत पे, मुझसे ठंड में नहाया नहीं जाता। हाँ, ठंडी का मौसम तो है भाई, और नहाया बिल्कुल नहीं जाता। तो देखिए मुझसे, अब देखिए यहाँ मैं भी प्रधान नहीं हूं, यानी कि कर्ता भी प्रधान नहीं है, कर्म भी प्रधान नहीं है, बल्कि भाव प्रधान है। तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम वाच्य। तो इस तरीके से बच्चों हमने वाच्य का जो बेसिक फंडामेंटल है, यानी कि वाच्य किसे कहते हैं, इसको हमने जान लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाच्य के प्रकार कितने हैं। तो बेटा वाच्य के जो प्रकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं 3, जिनमें से पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब देखो इनको हम सविस्तार समझते हैं, बड़ी ही डिटेल में समझते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कृतवाच्य। तो कृतवाच्य में क्या विशेष है? देखिए, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान, विधान मतलब कही गई बात, बेटा इसको सरल भाव में समझ लो कि वाक्य में जो बात कही गई है उसे विधान कहते हैं, कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है, उन्हें कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे श्याम फोन चलाता है। अब इस बात को पहले समझ लो बेटा कि ये सरल भाव में क्या कह रहे हैं। अगर हम बहुत सरलता से समझें तो वो कृतवाच्य का अर्थ होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी कि कर्ता के आधार पर ही लिंग वचन कारक तय होते हैं कि भाई इसमें कौन सी क्रिया आएगी, कौन सा वचन आएगा, ये सारे किससे तय होते हैं? कर्ता से। देखो जैसे श्याम फोन चलाता है, तो कर्ता कौन हो गया? श्याम, और उसी के सापेक्ष यूज किया गया है चलाता है। अब इसके जस्ट दूसरा उदाहरण देखो, उसके नीचे वाला जो उदाहरण है वो क्या है? शिवानी पढ़ रही है। तो शिवानी के आधार पर हमने जो यूज किया है वो किया है पढ़ रही है। तो बेटा ये बात समझ में आई। अब देखो आगे का उदाहरण क्या है? वह खेल रहा है, रोहित ने कार खरीदी है। तो इस प्रकार इन सारे वाक्यों में हमने देखा कि कर्ता प्रधान है, और जब कर्ता प्रधान है तो कौन सा वाच्य हो जाता है? बहुत सिंपल सी बात है कि कृतवाच्य हो जाता है अगर कर्ता प्रधान हो। हाँ, एक विशेष बात और है बेटा। क्या विशेष है? समझ लीजिए क्या विशेष है कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं तो बेटा ध्यान है ना, हमने पहले पढ़ा है क्रियाएं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब हमने जब कृतवाच्य को समझ लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कर्मवाच्य को। तो देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया के कर्म की प्रधानता हो एवं क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शुभम के द्वारा, किसके द्वारा? शुभम के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है भाई? पतंग उड़ाई जाती है। आगे देखिए, छात्रों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? छात्रों के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। फिर तीसरा है, कविता के द्वारा कविता पाठ किया जाता है, सॉरी कवि के द्वारा कविता पाठ किया जाता है। और सबसे अंतिम क्या है? मेरे द्वारा गाना गाया गया। तो हमने यहां देखा कि प्रधान क्या है बेटा? इन चारों वाक्यों में प्रधानता जिस चीज की है उसका प्रधानता है कर्म की प्रधानता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जिन वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के आधार पर ही लिंग वचन और कारक तय किए जाएं, उनको ही कहते हैं कर्मवाच्य। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भाववाच्य। तो देखिए, भाववाच्य की परिभाषा समझ लेते हैं सबसे पहले। जिन वाक्यों में कर्ता या कर्म के स्थान पर भाव या क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कि ना तो कर्ता प्रधान होगा और ना ही कर्म प्रधान होगा, यानी कि जब कर्ता भी प्रधान नहीं है कर्म भी प्रधान नहीं है तो क्या बचता है? भाव बचता है। सिंपल सी बात है, और भाव ही प्रधान हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, मुझसे अब चला नहीं जाता, रात भर कैसे बैठा जाएगा, अब सोया जाए, अब मोहित से दौड़ा जाएगा। तो इन सारे वाक्यों में आपने देखा कि कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म भी प्रधान नहीं है, प्रधान है तो क्या? भाव। तो इस प्रकार से हमने तीनों चीजों को समझ लिया। तीन कौन कौन सी चीजें भाई? एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज होती है
कृतवाच्य यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य क्या यानी कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, और सबसे अंत में कौन, भाववाच्य यानी कि जहां न कर्ता प्रमुख हो और क्रिया भी प्रमुख ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, भाववाच्य। आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों यहां से हम सीखने वाले हैं रूपांतरण, और मूलतः यहां से जो प्रश्न आता है वो आता है यहीं से कि कृतवाच्य दे देगा आपको एक वाक्य में और बोलेगा इसको कर्म में परिवर्तित कर दीजिए, फिर कर्मवाच्य दे देगा, बोलेगा भाव में वाच्य में परिवर्तित कर दीजिए। तो यहाँ से बेटा बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से आपको मिलने वाले हैं नंबर्स। तो आइए देखते हैं, पहले हमें जो परिवर्तन करना है वो किस में करना है, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। तो देखिए कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल है, कर्ता के बाद से के द्वारा जोड़ना चाहिए तो वो परिवर्तित हो जाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण कैसा है, कृतवाच्य कवि कविता सुनाता है। हमारा जो कृतवाच्य उस प्रकार है कि कवि कविता सुनाता है, और हम इसको कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो बिल्कुल सरल है, हमने क्या किया, कर्ता के बाद के द्वारा जोड़ दिया और यह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। देखिए बिल्कुल सरल, कवि के द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं, कितना सरल था बच्चों। अब देखिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है, राम फूल तोड़ता है। भाई कौन फूल तोड़ता है, राम फूल तोड़ता है, तो हमें पता चल गया कि भाई ये कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता प्रधान है इस वाक्य में। अब देखिए इसे कर्मवाच्य बनाते हैं, तो कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल सरल, पहले ही से सीख लिया था कि के द्वारा जोड़ना है, वो भी कब जोड़ना है, के द्वारा, कर्ता के बाद। तो देखिए राम के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, बिल्कुल सरल था बच्चों। बढ़ते हैं आगे, अगला उदाहरण देखते हैं। कृतवाच्य वाला वाक्य इस प्रकार है, पहलवान कुश्ती जीत चुका है। अब देखिए पहलवान कुश्ती तो जीत चुका है, इसको बदलते हैं कर्मवाच्य में, पहलवान द्वारा यानी कि किसके द्वारा, पहलवान द्वारा, और क्या जीता गया है, कुश्ती जीती गई, तो क्या बना, पहलवान द्वारा कुश्ती जीती जा चुकी है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार हमने क्या सीखा, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। तो देखिए बच्चों जब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन कर रहे थे तब क्या कर रहे थे कि से द्वारा के द्वारा जोड़ रहे थे, वो भी कहाँ जोड़ रहे थे, कर्ता के बाद। अब क्या करना है, अब बिल्कुल सरल, कर्ता के पहले इन सबको हटा लेना है, तो हमारा वही जो चीज़ हमने पहले सीखी थी उसका रिवर्स करना है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कर्मवाच्य, कवि के द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। अब पहले हमने क्या किया था, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में हमने परिवर्तन किया था, और उसी टेक्निक को हम रिवर्स कर देंगे। क्या करेंगे कि भाई के द्वारा था उसे हटा लेंगे और वाक्य का जो अर्थ रहेगा वो सेम रहेगा। तो देखिए क्या बना, कृतवाच्य के द्वारा कवि कविता सुनाता है, बिल्कुल सरल था बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे। कर्मवाच्य का जो दूसरा उदाहरण है वो किस प्रकार से है, राम के द्वारा फूल तोड़े जाते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा करना है, बिल्कुल के द्वारा हटा देंगे, क्या बनेगा, राम फूल तोड़ेगा। और यहाँ बच्चों देखो एक चीज हमेशा याद रखना, क्रिया के साथ साथ काल भी बदल रहा है, और आप ये बताइए कि अब काल किस काल से किस काल में परिवर्तित हो रहा है। आपने काल पढ़े तो हैं ही, तो जल्दी जल्दी बताइए। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कर्म वाच्य, पहलवान द्वारा कुश्ती जीती जा चुकी है, ये कौन सा वाच्य था, कर्मवाच्य। और कृतवाच्य में कैसे बनेगा, बिल्कुल सरल, इसको रिवर्स कर देंगे, द्वारा हटाना है, तो देखिए पहलवान कुश्ती जीत चुका है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको तो हमने सीख ही लिया है, बिल्कुल सरल था। अब देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य, अभी तक हमने क्या किया था, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाए थे, कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाया था। अब हम बनाने वाले हैं कृतवाच्य से भाववाच्य। तो कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सरल है, कर्ता के बाद से द्वारा का प्रयोग करना है, बिल्कुल। अब देखिए कैसे, पहला जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है, कृतवाच्य मरीज उठ नहीं सकता। हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मरीज उठ नहीं सकता। और भाववाच्य बनाने के लिए क्या किया हमने, मरीज से उठा नहीं जाता। तो कितना सरल था, बस वही जो सेम करते आ रहे थे कि से लगाना है बस, और हमारा काम बन जाता है, यानी कि
कृतवाच्य से कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन हो जाता है। देखिए अगला जो उदाहरण है वो किस प्रकार है, छात्र गीत गाएंगे, ये था कृतवाच्य। अब इसको भाववाच्य बनाया तो कैसे बना, छात्र द्वारा गीत गाए जाएंगे। आगे देखिए कृतवाच्य का अगला उदाहरण है, मोर नाच नहीं सका, भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोर से नाचा नहीं गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन सीखा। आइए बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो देखिए अब हम सीखने वाले हैं भाववाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। करते वही हैं बच्चों। देखिए एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से सीख लिया, जैसे हमने इससे पहले क्या सीखा था कि कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। जब हमने इस तरीके को अच्छे से सीख लिया, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया, फिर हमने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर देना है। तो हम इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाती है और चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। देखिए कैसे, पहला जो उदाहरण है वो इस प्रकार से है, चलो इधर उधर घूमा जाए। अब देखिए चलो इधर उधर घूमा जाए, ये था हमारा भाववाच्य। अब हम इसको बदलते हैं कृतवाच्य में। तो देखो चलो इधर उधर घूमते हैं, क्या किया हमने, घूमा जाए से घूमते हैं कर दिया, बस इतना ही सरल तो था। अगला विकल्प देखते हैं बेटा। अगला जो वाक्य है वो इस प्रकार से है, भाववाच्य, मोहन से भागा नहीं जा सकता। अब देखिए इसका परिवर्तन कैसे हुआ कृतवाच्य में, मोहन नहीं भागता। तो देख रहा बच्चों कितना सरल था। अब देखिए आगे जो अंतिम हमारा उदाहरण है, भाववाच्य, रमेश से हंसा नहीं जाता। और इसका कृतवाच्य में परिवर्तन कैसे हुआ, इस प्रकार से हुआ, रमेश नहीं हंसता है। तो देखिए इस प्रकार से इसका परिवर्तन हो गया बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार हमने वाच्यों की परिभाषा को जाना, वाच्यों के प्रकार को बहुत गहराई से समझा और वाच्य रूपांतरण को भी सीख लिया। आइए मिलते हैं अगली कड़ी में और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप सभी का धन्यवाद। बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ।